हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण लेकर आया हूं जो आप लोग क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस व्याकरण के माध्यम से आप क्लास 10th बिहार बोर्ड हो, ठीक है, उसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही क्या है, फायदेमंद है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम आप लोग का जो टॉपिक है पहला वर्ण से शुरू कर रहे हैं। वर्ण, ये वर्ण क्या होता है, यानी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है वर्ण, ठीक है। वर्ण को एक और बात ध्यान रखिएगा कि वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। और इसी को कहा जाए तो ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण का है, अक्षर का है या ध्वनि का है, दोनों सेम है। आप वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं और ध्वनि भी कह सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो अक्षर है ना, अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अ और एक बनता है क्षर। एक अ बनता है और एक क्षर, ठीक है। क्षर का मतलब होता है नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। क्षर का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। क्षर का मतलब नष्ट हो जाना। या इसी को अगर हम देखा जाए तो एक और कह सकते हैं क्षरित होना। क्षरित होना क्या है? क्षरित होना या छिन्न हो जाना। छिन्न हो जाना, ठीक है। या एक और होता है, इसको हम नस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नस्वर। अब इसी में अगर ये जो अ है ये सब में जुड़ जाएगा ना तो क्या बनेगा? अगर हम कहते हैं अ के साथ अगर क्या होता है नस्वर जुड़ जाए तो ये क्या बनाएगा? अनस्वर। क्या बनाएगा? अनस्वर। यानी नस्वर का मतलब नष्ट हो जाना और अनस्वर का मतलब क्या हुआ? जो कभी समाप्ति ना हो। यानी कहने का मतलब है, यही पर हमारा एक डिफिनेशन तैयार होता है इसका कि वैसा वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा या अक्षर कहलाएगा या ध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण, अक्षर या ध्वनि। अब एक बात ध्यान दीजिए यहां पे कि वर्ण का जो प्रकार होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं स्वर वर्ण, एक क्या होता है? स्वर वर्ण, और एक होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है। अब स्वर वर्ण की जो संख्या होती है ना, टोटल 11 गो होती है। स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितनी होती है? 11 गो। और व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होती है वो होती है 33 में होती है। यानी कहा जाए तो वर्णों की कुल संख्या कितनी? 11। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी? 33। और टोटल वर्णों की जो संख्या होती है हिंदी में, टोटल वर्ण की संख्या जो है ना 42 या 52 यानी कि 52 है। यानी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी? 33। और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अब स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो और एक बात ध्यान दीजिएगा इधर, चलिए अब यहां पर हम जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर वर्ण क्या होता है, कि स्वर वर्ण क्या होता है? तो जिसका उच्चारण हम स्वयं करते हैं, खुद से कर सकते हैं, वह स्वर वर्ण कहलाता है। यानी कि जिसका उच्चारण स्वयं हो, जिसका उच्चारण क्या हो? स्वयं हो, क्या कहलाएगा? स्वर वर्ण कहलाएगा। यानी कि इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं है, स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे हम कहते हैं स्वर के साथ आ, एक आ एक स्वर वर्ण है। आ क्या है?
एक स्वर वर्ण है, इसका उच्चारण में जो उच्चारण आ रहा है क्या क्या आएगा, अ और आ का उच्चारण होगा। किसका उच्चारण होगा, अ और आ का। तो ये क्या है, एक स्वर वर्ण है। दूसरा था हम लोग का व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब ये व्यंजन वर्ण क्या होता है ध्यान दीजिए, तो इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता पड़ती है, सहायता पड़ती है। व्यंजन वर्ण जो है ना अकेले नहीं रह सकता है, यानी व्यंजन वर्ण को किसी काम के लिए या किसी उच्चारण के लिए इसको स्वर पर डिपेंड रहना पड़ता है। किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, स्वर वर्ण पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, क ना, तो क एक क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। क क्या है, एक व्यंजन वर्ण। अब क का क्या करते, उच्चारण करते हैं तो क्या आता है, क प्लस अ का उच्चारण होता है। यहां पर देखिए अ, ये अ क्या है, एक स्वर है। अ क्या है, एक स्वर वर्ण है। अ क्या है, एक स्वर वर्ण है। उसी प्रकार से अगर हम कहें ख, तो ख के साथ भी अगर उच्चारण होता है तो ख के साथ किसका किसका उच्चारण, ख और प्लस क्या होगा, अ। ये भी इसमें क्या उच्चारण होता है, ख का अगर हम उच्चारण करेंगे तो ख प्लस अ बनेगा। इसमें भी अ क्या है हमारा, एक स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम इसके बारे में इसका हम जानेंगे, स्वर और स्वर का, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब आगे आप लोग को ध्यान देना है स्वर वर्ण के प्रकार। क्या ध्यान देना है, स्वर वर्ण के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण जो है ना 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, एक अपवाद में भी एक वर्ण आता है। स्वर वर्ण 3 प्रकार। पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला क्या होता है, ह्रस्व स्वर। दूसरा का होता है दीर्घ स्वर। और तीसरा का जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लुत स्वर के बारे में पढ़ेंगे, प्लुत स्वर। एक क्या होता है, प्लुत स्वर। यानी कि स्वर वर्ण के प्रकार कौन कौन हो गए, पहला हो गया ह्रस्व, दूसरा का हो गया दीर्घ और तीसरा का हो गया प्लुत स्वर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। इसमें जो होता है ना उच्चारण में, इसके उच्चारण में इसके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है। और इसके उच्चारण में जो दीर्घ स्वर है, इसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। यानी कि ह्रस्व से ज्यादा समय किसका लगेगा, दीर्घ का लगेगा। और इसका जो उच्चारण होता है ना, इसका 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय किसका लगता है, इसका लगता है। 3 गुना समय लगता है इसमें। 3 गुना समय क्या चीज में, उच्चारण में। उच्चारण में इसका 3 गुना समय लगता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ह्रस्व स्वर में क्या कम समय लगेगा उच्चारण करने में, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि ह्रस्व स्वर आखिर अब क्या क्या होता है, ये भी तो हम देखेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ह्रस्व स्वर में क्या क्या आएगा। और दीर्घ स्वर में क्या क्या आएगा।
और प्लुत स्वर क्या क्या होता है वो देख लेंगे। चल ध्यान दीजिए, और हर्ष स्वर में जो आता है अ आता है, हर्ष ई आता है, हर्ष उ आता है और री आता है। क्या क्या आता है? अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। यानी देखा जाए तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 गो। यानी कि ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी हो गई? 4। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी हो गई? 4। अब ध्यान देना है दीर्घ स्वर में क्या क्या आएगा? तो आ आएगा, उसके बाद दीर्घ ई आएगा, दीर्घ उ आएगा, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल दीर्घ स्वर होगा। कौन कौन? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। और ध्यान देना है एक बात कि इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई? टोटल संख्या कितनी हो गई? 7 गो। यानी इसीलिए कहा जाता है 7 गो 4 गो क्या गो? 11। यानी स्वर वर्ण की जो संख्या हो गई टोटल कितनी हो गई? 11। आप लोग सोचिए सर, आप तो तीसरा एक प्लुत स्वर भी पढ़ा है, तो प्लुत स्वर को इसको गिन सकते हैं कि नहीं? तो ये जो स्वर आता है ना प्लुत स्वर, ये हमारा अपवाद में आता है। ये हमारा क्या आता है? अपवाद में आता है। और प्लुत स्वर जो होता है ना, एक होता है जिसको हम ये 3 के जैसा लिखते हैं, त्रैमासिक। प्लुत स्वर को किस जैसा लिखते हैं? त्रैमासिक, 3 के जैसा लिखते हैं हम लोग। और ध्यान दीजिए, इसका जानना चाहे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसको हम देखिए, हम जब ओम लिखते हैं ना, ओम, तो इस तरह से लिखते हैं। संस्कृत में लिखाता है, संस्कृत में लिखा जाता है ओम। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं, आ, कहता है ना आ। और एक बात ध्यान दीजिएगा, प्लुत स्वर को 2 चीज से दर्शाया जाता है, एक 3 के जैसा त्रैमासिक बनाकर, और एक लिखाता है इस तरह एस के जैसा लिखाता है। जिससे कि हम इसी को हम लिखा जाए आम लिखेंगे, आम, आ म, ये हो गया आम। यानी कि जहां पर प्लुत स्वर देखा जाता है एक 3 के जैसा बना हो सो, और एक एस के जैसा, एस आकार का बना हो, वो भी हमारा क्या कहलाता है? एक प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा इसी में उस व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण का प्रकार, व्यंजन वर्ण का प्रकार। यानी कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा व्यंजन वर्ण जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा का होता है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। यानी कि देखा जाए तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होंगे? कवर्ग होंगे, चवर्ग होंगे, टवर्ग होंगे, तवर्ग होंगे, पवर्ग होंगे। यानी कि देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यानी कि क से लेकर अंग तक का पूरा कवर्ग, च से पूरा ज्ञ तक क्या चवर्ग, टवर्ग में ट ठ ड पूरा आएगा, तवर्ग में त थ द ध न आएगा, और पवर्ग में प फ ब भ म आएगा। यानी कि स्पर्श व्यंजन की जो देखा जाए तो इसकी जो संख्या होती है ना
संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 यानी कि 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो गई? 25। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अंत अस्त व्यंजन कौन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा य, र, ल और व, ये क्या है? अंत अस्त व्यंजन है। और अंत अस्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो गई? 4। अब देखना है उस व्यंजन के बारे में। उस व्यंजन क्या क्या होता है? तलाब सा, मूर्धन सा, दंती सा, हाँ, ये कितने हो गए? 4 गो। यानी कि देखा जाए तो व्यंजन वन की प्रकार कितने? 3 प्रकार का हो गया। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और क्या आ जाएगा? 4 गो। और इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4। उस व्यंजन कौन कौन? तलाब सा, मूर्धन सा, दंती सा और हाँ, इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 गो होती है। तो आगे था, अब इसको आप लोग क्या करिए, अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे आप लोग का यानी कि व्यंजन में कितने प्रकार के पढ़ा? 3 प्रकार का, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। अब आगे जाना है संयुक्त व्यंजन क्या होता है। अब हम आगे जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में कि संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब संयुक्त का मतलब क्या है? जो शब्दों से मिले, जिसको उच्चारण में क्या हो, 2 शब्द उसमें संयोग करे उसमें। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है देखिए क्या क्या होता है। अक्ष, त्र, ज्ञ और क्या है? स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की भी कुल संख्या कितनी हो गई? संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो गई? 4 गो। अब आगे ध्यान दीजिएगा इसमें, ये किसी में पढ़ना आप लोग को द्विगुण व्यंजन क्या होता है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में क्या क्या आता है देखिएगा। द्विगुण व्यंजन में आता है र और ढ, यानी कि आप लोग टठा जरा पढ़े हैं ना, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? र। यानी कि ड के नीचे अगर एगो क्या लगे, एक बिंदी लग जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? द्विगुण व्यंजन कहलाता है। और ढ के नीचे अगर वो बिंदी लग जाए ना, जो बुनका, उसको हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन की कुल संख्या क्या गो? 2 गो। द्विगुण व्यंजन की कुल संख्या क्या गो? 2 गो होता है। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन कौन कौन हो जाएगा? एक होगा ढ, और इसमें जब इसको र पढ़ते हैं ना, बड़ी र, और ये क्या होता है? ढ। ठीक है, अब आगे है अयोग वाह। आगे क्या है? अयोग वाह। अब अयोग वाह क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अयोग वाह में आता है, एक होता है अनुस्वार। एक क्या आता है? अनुस्वार। इसको कहते हैं अनुस्वार, कहते हैं अनुस्वार। और एक होता है विसर्ग। एक क्या होता है? विसर्ग। ठीक है, उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को जानना घोष वर्ण क्या होता है। घोष वर्ण, कि घोष वर्ण कौन कौन सा वर्ण होता है। ठीक है, देखिए घोष वर्ण जो होता है किसी भी वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, स्वर वर्ण, क्या कहा जाएगा? य, र, ल, व और ह। यह आप लोग का क्या हो जाएगा? संयुक्त, यानी कि ये क्या कराएगा? घोष वर्ण कहलाएगा। यानी किसी भी वर्ग का, जैसे क ख ग घ लिखिए, क ख ग घ अंग, जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे अब लिखते हैं हम क ख ग घ, क ख
ग, घ, अंग, है ना। अब कह रहा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा कौन है? ये तीसरा है, ये क्या है? चौथा, और ये क्या है? पांचवा। यानी कि क और ख को छोड़कर जो ग है, घ है और अंग है, ये कौन सा वर्ण कहलाएगा? घोष वर्ण कहलाएगा। फिर उसी प्रकार से देखा है तो च जाएगा च, छ, ज, झ और य। इससे बताइए इसमें घोष वर्ण कौन कौन सा होगा? जो तीसरा, चौथा और पांचवा हो। तो ये पहला है और ये दूसरा, ये क्या है? तीसरा है, ये क्या है? चौथा, और ये क्या है? पांचवा। ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? घोष वर्ण। उसी प्रकार से स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 गो। और इस 11 स्वर वर्ण में से कोई भी वर्ण अगर आता है तो वो भी क्या कहलाएगा? घोष वर्ण कहलाएगा। और ये य, र, ल, व और ह, ये चार भी अगर आते हैं किसी भी वर्ण में तो वो भी क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। चलिए, अब उसके बाद कहा जाता है एक अघोष वर्ण। क्या होता है अघोष वर्ण? अघोष वर्ण, चलिए, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, कॉमा, तालाब सा, मूर्धन सा और दंती सा, ठीक है, ये जो आते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाएंगे। अघोष वर्ण क्या होगा? पहला और दूसरा वर्ण। जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं जैसे में क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क और ये ख, यही दोनों सिर्फ क्या है? अघोष वर्ण है। लेकिन ये तीनों जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? घोष वर्ण होंगे। ये दोनों हमारा क्या है? घोष वर्ण। ये हमारा क्या है? घोष वर्ण। ये हमारा क्या है? घोष वर्ण है। चलिए, अब उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा। अभी क्या क्या बता आप लोग को? एक बता संयुक्त व्यंजन, एक बता द्विगुण व्यंजन, एक अयोग वाक्य क्या होता है, घोष वर्ण क्या होता है, घोष वर्ग हो गया, घोष वर्ण, ठीक है, और एक होता है अघोष वर्ण, ठीक है। तो घोष वर्ण में क्या क्या आएगा? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? घोष वर्ण। और अघोष वर्ण कौन कौन होगा? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। चलो हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला आप लोग को पढ़ना था अल्प प्राण। आगे है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? और एक होता है महाप्राण। एक अल्प प्राण और एक महाप्राण, ठीक है। अब अल्प प्राण में क्या क्या आता है ध्यान दीजिए। किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, कॉमा, य, र, ल और व, ये क्या है? एक अल्प प्राण है। यानी कि अल्प प्राण कौन कौन हो जाएंगे? ध्यान दीजिए यहां पर, जैसे में ध्यान दीजिएगा। अल्प प्राण में लिख रहा है क, ख, ग, घ, अंग। अब कह रहा है कि पहला, तीसरा और पांचवा, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। यानी कि पहला हमारा ये हो गया, 2 को क्या करना है? छोड़ देना है। तीसरा हमारा ये हो गया, 4 को भी छोड़ देना है हमको, और 5वां ले लेना है। यानी कि देखा जाए तो कौन कौन?
क ग और अंगा, क ग और अंगा, ये हमारा क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। और इसके अलावे और क्या क्या आ सकता है? य, र, ल और व अगर आता है तो हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो एक अल्प प्राण कहलाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे ध्यान दीजिए महाप्राण के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए महाप्राण। महाप्राण क्या क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। और इसके साथ साथ क्या क्या आ जाएगा? तालाब सा, मूर्धन सा, दंती सा और हा, ये सभी क्या है? एक महाप्राण है। अब दूसरा और चौथा वर्ण लेना है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं किसी भी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पर पांचवा जो भी लीजिए, हम लिखते हैं तथा दगा का लिखते हैं इस बार त, थ, द, ध, न। ध्यान दीजिए तथा दगा में कौन कौन रहा है? दूसरा और चौथा। यह हमारा क्या है? पहला। यह हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है। यह हो गया तीसरा और यह हमारा क्या है? चौथा। यानी कि यहां पर देखा जाए, ठीक है, तो महाप्राण कौन कौन हो गया? त और ध। यह हमारा क्या है? महाप्राण हो गया। ठीक है। अभी क्या बता है? अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या है? पहला। अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है? किसी भी वर्ण का यहां पर भी क्या है? किसी भी वर्ग मिस्टेक हो गया है। किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। महाप्राण में क्या होता है? ध्यान दीजिए, महाप्राण किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण या तालाब सा या मूर्धन सा या दंती सा या ह, ये सब में कोई आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण। चलिए उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे आप लोग को जानना है वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। पहला वर्ण का उच्चारण स्थान का नाम स्थान का कंठ, दूसरा का है तालु में क्या आता है, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ, छठा है कंठ तालु, सातवां है कंठोष्ठ, आठवां है दंतोष्ठ और नौवा है नासिका। अब ध्यान दीजिए कंठ में कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण का जो हमारा कंठ होता है, कंठ का उच्चारण क्या क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कंठ में आएगा अ, आ, क, ख, ग, घ और अंग। यह हमारा क्या है? कंठ का उच्चारण। तालु का उच्चारण क्या क्या होगा? हर्ष ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य और तलाबे स। यह हमारा क्या होगा? तालु। और एक और बात ध्यान दीजिए, कंठ का क्या है? कंठ का एक और नाम होता है उतान स्थान में। ध्यान, इसको हम कहा था कंठ वर्ण भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं कंठ वर्ण। क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। तालु क्या कहा? तालव्य। इसको कहा जाता है तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे है मूर्धा। मूर्धा से क्या क्या बोलते हैं? बरीडी, त, थ, द, ध, न, र और मूर्धन्य। और इसका भी एक और नाम होता है, इसको कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धन्य वर्ण, इसको क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, दंत वर्ण में त, दंत के साथ दांत से क्या क्या उच्चारण होता है? त, थ, द, ध, न, य और क्या है? दंती सा। इसको क्या कहा जाता है? दंत्य वर्ण भी कहते हैं। इसे कहते हैं दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण भी इसको कहते हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, ओष्ठ। ओष्ठ के साथ किसका किसका उच्चारण होता है? हर्ष उ, दीर्घ उ,
प, फ, ब, भ और म। इसको कहा जाता है ओष्ठ्य वर्ण। क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य वर्ण इसको कहा जाता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। आगे है कंठ तालु। क्या है? कंठ तालु। ए और ए ये क्या कहलाता है? कंठ तालु कहलाता है। और इसका एक और नाम होता है, इसको कहा जाता है कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। कंठ तालव्य वर्ण इसको कहते हैं, कंठ तालव्य वर्ण। अब आगे ध्यान दीजिए। कंठोष्ठ क्या कहता है? ओ और औ, और इसको कहा जाता है कंठोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंठोष्ठ्य वर्ण। इसका एक और नाम क्या होता है? कंठोष्ठ्य वर्ण होता है। अब उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा। दंत, दंतोष्ठ के साथ क्या का उच्चारण होता है? दांत से। व, दांत से, जैसे व कहते हैं तो दांत का उच्चारण होता है। आगे ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? दंतोष्ठ्य वर्ण। दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं इसको। अब आगे ध्यान दीजिए। नासिका, नाक से किससे किसका उच्चारण होता है? अंग, या, न, और एक छोटी, एक बड़ी ना और एक छोटी ना और एक म। इसको कहा जाता है नासिक्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिका वर्ण। जो क्या कहते हैं? नासिका वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका वर्ण कहते हैं। ठीक है। ये आप लोग का कहीं कहीं सर इसमें एक जैसा तो कहीं में आ जाएगा, जिससे कि यहां पर ध्यान दीजिएगा। म, ध्यान दीजिए। एक म आपका यहां पर भी है और एक म आपका यहां पर भी है, तो सर इसमें कौन होगा? तो आपको जब एग्जाम में ये अगर पूछता है, एग्जाम में अगर पूछता है म, तो आपको ऑप्शन में कोई एक होगा, या तो आपका ऑप्शन में ओष्ठ होगा और नहीं तो क्या होगा? नासिका होगा। यानी म उच्चारण अगर दो है तो कौन करेंगे? तो ऑप्शन में जो देखिए वो आप लगाइएगा। अगर ऑप्शन में दे रहा है ओष्ठ तो ओष्ठ वाला लगाइएगा, ऑप्शन में दे रहा है नासिका तो नासिका वाला लगाइएगा। उसका ध्यान दीजिएगा आगे, जिससे कि एक है क्या? ट्वर्गी ना और एक बड़ी ना। इसमें और भी कहीं है, ध्यान दीजिए। एक यहां पर ये ना था और एक यहां पर भी था, और ये दोनों है दिया हुआ, एक यहां पर और एक यहां पर। सब चीज जो भी आप लोग देखिएगा उसको क्या एग्जाम के समय आप इसको ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में जो होगा वो टिक। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है नासिका तो नासिका लगाइएगा, और ऑप्शन में दे दिया मूर्धा तो मूर्धा टिक लगाइएगा। चलिए इसको अच्छे से आप लोग क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा? अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपके भाई बहन जो भी है छोटे भाई बहन वो पढ़ सके। थैंक यू।